नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज जमानत मिल ही गई। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी। आर्यन खान आज जेल से रिलीज नहीं हुए क्योंकि अभी कोर्ट से जमानत की डिटेल्ड कॉपी नहीं मिली है, इसलिए आर्यन खान को आज रात और जेल में बितानी होगी। आर्यन खान की जमानत की सुनवाई पूरे 3 दिन तक चली। तीन वकील आर्यन खान की जमानत करवाने में जुटे रहे और फिर वो घड़ी आ गई जिसका पिछले 25 दिन से शाहरुख और गौरी खान को इंतजार था। पूरी हो गई आर्यन खान की जमानत की मन्नत। कैसे 26वें दिन शाहरुख को गम के बाद मिली खुशी। तीन वकीलों की मेहनत से कैसे मिली आर्यन को जमानत। आर्यन खान की जमानत में कौन सी दलील काम कर गई। क्या मुकुल रोहतगी की दलीलों से मिली आर्यन खान को बेल। 21 दिन से जेल काट रहे आर्यन खान का सपना पूरा हो गया। शाहरुख खान और गौरी खान के दिल को अब मिला सुकून। आर्यन घर आएंगे, शाहरुख गौरी खुशियों की दिवाली मनाएंगे। बॉक्स ऑफिस पर फ्राइडे को फिल्म रिलीज होने का इंतजार रहता है। सिनेमा के फैन जो फ्राइडे का शिद्दत से इंतजार करते हैं और फिल्म शाहरुख खान की हो तो बॉक्स ऑफिस पर फ्राइडे का इंतजार और ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ मतलब ये है कि कल यानी फ्राइडे को शाहरुख का बेस्ट फ्राइडे रिलीज हो रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज जमानत मिली है। कल वो मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा हो रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि शाहरुख खान का बेस्ट फ्राइडे रिलीज है, क्योंकि आर्यन को घर लाने के लिए शाहरुख खान और गौरी खान पिछले 25 दिनों से इंतजार कर रहे हैं और अब जाकर उनकी जमानत वाली मन्नत पूरी हुई है। आर्यन को जमानत मिली तो जैसे शाहरुख खान और गौरी खान की तमाम चाहतें पूरी हो गई। 25 दिन के गम के बाद 26वें दिन शाहरुख खान और गौरी खान को आर्यन की जमानत की खुशी मिल गई। पिछले 25 दिन से आर्थर रोड जेल की चार दीवारी जैसे आर्यन की तकदीर बन गई थी। मन्नत में आर्यन के इंतजार की इंतहा हो गई थी। मां गौरी खान और पिता शाहरुख खान का आर्यन खान के लिए दिल पिघलता जा रहा था। आर्यन से दूरी दोनों की मजबूरी थी, लेकिन अब वो मजबूरियां भी मिटने जा रही हैं। वाकई ये शाहरुख खान के लिए बेस्ट फ्राइडे रिलीज है। उनके बेटे कल घर आएंगे। सतीश मानशिंदे इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तस्वीरें सतीश मानशिंदे जी अभी हमने दिखाई, शाहरुख खान के घर पे आप भी मौजूद थे और आज जाकर बेल मिली है और 25 दिन बाद अब सूरत बन रही है कि आर्यन खान लौटेंगे। क्या है आप लोगों का रिएक्शन, शाहरुख खान का इस पर रिएक्शन? Nothing. सतीश जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और मुझे लगता है सतीश जी आप भी वहां पर शाहरुख खान के साथ मौजूद हैं। 25 दिनों के बाद अब कल आर्यन खान आएंगे। आप लोगों की पूरी टीम ने उन्हें बेल दिला दी है। क्या है रिएक्शन आपका और शाहरुख खान का? Well, we are grateful to God that ultimately we succeeded in making submissions that were heard by the court. और इससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती है कि जो हमने पहले दिन से बोला था जज साहब को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए अपने को हाई कोर्ट तक आना पड़ा। शाहरुख खान अपनी खुशी का इजहार किस तरह से कर रहे थे? उन्होंने क्या कहा आप लोगों से? पता नहीं है। we are just happy, we are grateful to God that he is out. अच्छा सब जो दलीलें आपको लगता है, क्योंकि आपने सेशंस कोर्ट में भी मामले को देखा फिर यहाँ पर भी देखा, क्या है वो फर्क जिसकी वजह से सेशंस कोर्ट ने बेल डिनाई कर दिया लेकिन हाई कोर्ट ने? अब तक रीजंस आए हुए नहीं है। Once the order is out, then we'll be in a position to react
उससे पहले हम रिएक्ट नहीं कर सकते। बट मानिश शिंदे साहब, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सी दलील? मुझे कुछ नहीं लगता है, जब तक ऑर्डर आएगी हम कोर्ट नहीं करेंगे। इस केस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे? जो भी हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको जज साहब ने एक्सेप्ट की, और जो भी कल कंडीशंस आएंगे उसको हम पालन करेंगे। बहुत ज्यादा दबाव था क्योंकि एक शाहरुख खान के बेटे थे, इस वजह से एक दबाव था सतीश जी। देखिए, जो भी प्रेशर था कोर्ट के बाहर था, हमें नहीं पता, लेकिन कोर्ट में मेरे ख्याल से इट वाज केस राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कि उसके पास कुछ बरामद नहीं हुई थी, और मेरे ख्याल से उसको अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए था। पहले दिन ही कोर्ट में छूटना चाहिए था, लेकिन छूटा नहीं, सेशन में जाना पड़ा। उसके बाद हमें हाईकोर्ट में एप्लीकेशन करना पड़ा, उधर हाईकोर्ट ने सुन ली। कई लोग सतीश मान शिंदे जी अब ये दलील दे रहे हैं कि सेशंस कोर्ट ने जिस तरह से अप्लाई किया अपने विजडम को, क्या उसमें कुछ कमी रह गई क्योंकि हाई कोर्ट में जाकर फिर बेल मिल गई है? कहीं भी कुछ कमी नहीं रही है, क्योंकि अगर उसके पास पोजीशन था ही नहीं, मैजिस्ट्रेट को पावर थी बेल देने की, मैजिस्ट्रेट ने दी नहीं, इसलिए हम हायर सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट में जज साहब ने सुने लेकिन फिर भी नहीं दी, तो हमें हाई कोर्ट में आना पड़ा, और जो हायरार्की में है उसी हायरार्की में हम आके छुड़ा दिया उसको। मेरा सवाल आपसे कुछ और था सतीश जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि कई लोग अब ये कह रहे हैं कि क्या सेशंस कोर्ट बेल नहीं देकर उसने जिस तरह से अपना विजडम अप्लाई किया वो गलत था? सेशंस कोर्ट और उसके फैसले को लेकर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर आपका कुछ कहना है? टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ऑर्डर देखे नहीं है हाईकोर्ट की, और उसके ऊपर टिप्पणी करनी सरासर गलत रहेगा। सबसे मजबूत आधार आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट में आप लोगों की तरफ से कौन सी दलील सबसे मजबूत तरीके से आप लोग आज रख पाए? वही हमने दलील की कि उनके पास पोजीशन थी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसका कोई कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस था नहीं। तीसरी बात कि उसका कोई लेन देन था नहीं शिप के साथ, और कोई कॉन्स्पिरेसी की एंगल थी नहीं है, लेकिन उसको ये सब सहना पड़ा आर्यन खान को, और वो सब सहने के बाद आज वो छूट गया है। सर, व्हाट्सएप चैट का इशू बहुत बड़ा है क्योंकि ऐसे भी जजमेंट्स हैं जो कहते हैं कि व्हाट्सएप के साथ अब अकेले एविडेंस नहीं हो सकता, कोरॉबोरेटिव एविडेंस चाहिए। उस पर क्या कहा आप लोगों ने? जी, व्हाट्सएप एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, तो इसके वजह से मेरे ख्याल से जज साहब ने दिया होगा बेल। कल रीजंस आएंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप पर सर आप लोगों ने क्या दलील रखी? जी, व्हाट्सएप पर आप लोगों ने क्या दलील रखी? डिटेल में जो भी है ऑर्डर आने के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सतीश, धन्यवाद। तो सतीश मानिश शिंदे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अभी उन्हें डिटेल्ड फैसले का इंतजार है। वो इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी तक मामला चला है, उन्हें लग रहा है कि व्हाट्सएप महत्वपूर्ण हो सकता है। कौन कौन सी दलीलें बड़ी रखी गई, सेशंस कोर्ट पर वो टिप्पणी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि बहुत कुछ सहा है आर्यन खान ने, और अब आखिरकार उन्हें जमानत मिली है। खुश वो भी हैं, खुश शाहरुख खान भी है। आर्यन खान को जमानत कैसे मिली है, कितनी शिद्दत और कितनी मुद्दत के बाद मिली है, ये सब ने देखा है। जिस तरह से शाहरुख खान ने खामोश रहकर आर्यन को जेल से बाहर निकालने की कोशिशें की हैं, ये भी सबने देखा। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे 3 दिन तक बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई चली। पहले ही दिन सुनवाई में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने दमदार दलीलें रखी। हालांकि एनसीबी ने तीसरे दिन अपनी दलीलों से आर्यन की जमानत को खारिज करवाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई। एनसीबी के बाद मुकुल रोहतगी बोलने आए और जज साहब ने तुरंत आर्यन को जमानत दी। मुकुल रोहतगी, अमित देसाई और सतीश मान शिंदे, ये 3 नामी वकील हैं जिनके नाम का न सिर्फ दबदबा है, बल्कि इन तीनों वकीलों ने ऐसे ऐसे केस की फाइलों को बंद करवाया है जिनको जीतना नामुमकिन सा लगता था। शायद इसीलिए शाहरुख खान ने इन वकीलों को अपने बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस की फाइल सौंपी, और इन तीनों वकीलों ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए जान लगा दी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आर्यन खान के वकीलों ने अपनी दलीलों से आर्यन खान की गिरफ्तारी को निराधार बताया, और कैसे क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान के वकीलों ने एनसीबी की दलीलों की काट पेश की।
जैसे ही केस बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचता है, शाहरुख खान आर्यन की जमानत के लिए देश के नामी गिरामी वकील मुकुल रोहतगी को दिल्ली से मुंबई बुलाते हैं। मुकुल रोहतगी ने आर्यन की जमानत पर एनडीपीएस कोर्ट के जजमेंट का एक एक पन्ना पढ़ा और बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या बोलना है, कैसे आर्यन की जमानत की पैरवी करनी है, इसके लिए वो पूरा होमवर्क कर लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का पहला दिन। बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई शुरू होती है और आर्यन खान केस का नंबर आता है और वकील मुकुल रोहतगी बोलना शुरू करते हैं और ऐसी दलीलें देते हैं जिससे आर्यन की जमानत का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सॉलिड तर्क के साथ अपनी बात रखी। सबसे पहले तो मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलों से बताया कि आर्यन की गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं है। आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं, वो कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर नहीं थे, आर्यन क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। इवेंट मैनेजर प्रदीप गाबा ने उन्हें बुलाया था। आर्यन और अरबाज दोनों पार्टी में गए थे। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। आर्यन के पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी। ड्रग्स की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने ड्रग्स चैट के मुद्दे पर एनसीबी को घेरना शुरू किया। एनसीबी जिस ड्रग्स चैट को आर्यन खान के केस में सबूत बना रही है, उन्होंने उस ड्रग्स चैट को सबूत मानने से ही इनकार कर दिया। क्या कोर्ट व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर स्वीकार करेगा? क्या ये कोर्ट में स्वीकार्य है? एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 2018-19 की है, जिसका क्रूज ड्रग्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे। बॉम्बे हाईकोर्ट में पहले दिन की सुनवाई मुकुल रोहतगी की दलीलों पर खत्म हो जाती है और अगले दिन की तारीख दे दी जाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का दूसरा दिन 27 अक्टूबर दिन बुधवार। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट का भी केस लड़ रहे अमित देसाई अपनी दलीलें देना शुरू करते हैं और वकील अमित देसाई आर्यन खान की जमानत का पक्ष रखते हैं। अमित देसाई बॉम्बे हाईकोर्ट के जज से कहते हैं, आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए। एनसीबी के पास गिरफ्तारी का ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं। अरबाज के पास से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था। एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश किए हैं। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। 65B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत मान्य नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 दिन की सुनवाई में एनसीबी ने अपना पक्ष नहीं रखा। ऐसे में कोर्ट आर्यन की जमानत पर सुनवाई तीसरे दिन के लिए टाल देता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का तीसरा दिन 28 अक्टूबर दिन गुरुवार। आर्यन की जमानत पर सुनवाई में नंबर एनसीबी की दलीलों का आता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी अनिल सिंह आर्यन की जमानत के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। एएसजी अनिल सिंह कहते हैं कि क्रूज पर बहुत रंगीली पार्टी होने वाली थी। उन्हें कम से कम गांधी जयंती के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। जज सांबरे कहते हैं, आर्यन के वकीलों का कहना है कि आर्यन ने पार्टी की ही नहीं और इसी के साथ शुरू हो जाती है लंबी बहस। एएसजी अपनी दलीलों में कहते हैं, आर्यन खान कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं। आर्यन का पेडलर से कनेक्शन बना हुआ है। आर्यन ड्रग्स का इंतजाम करते थे, इसके सबूत हैं। आर्यन को पता था कि उसके दोस्त अरबाज के पास चरस है। ये चरस अरबाज और आर्यन दोनों के लिए था। चैट से पता चला है कि वो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। आर्यन ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स डील की कोशिश की। क्रूज पर पकड़े गए 8 लोगों के पास से ड्रग्स मिलना इत्तेफाक नहीं है। एनसीबी की दलील खत्म हुई तो मुकुल रोहतगी ने आर्यन की जमानत के पक्ष में फिर से एनसीबी की दलीलों को काटा और बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। एक तरफ ये मामला चल रहा है और दूसरी तरफ मामला समीर वानखड़े का। जी हां, वही जोनल डायरेक्टर एनसीबी के जिनको लेकर नवाब मलिक एक के बाद एक तमाम आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको दिखा दें कि कैसे जो बड़े 3 आरोप उन पर लग रहे हैं। सबसे पहला तो चक्रव्यूह उनके धर्म को लेकर है। हिंदू या फिर मुस्लिम, बेनामी संपत्ति, सच्चा आरोप या झूठा आरोप, ये बड़ा सवाल है। और फिर तीसरी बात है उगाही की, भ्रष्ट है या फिर ईमानदार, क्योंकि
जो आरोप नवाब मलिक उन पर लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की वसूली की है और उसके जरिए काफी बेनामी संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखिए एक तरफ ये आरोप और दूसरी तरफ ये मामला कैसे आगे बढ़ रहा है। आर्यन केस की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े सबसे बड़े अफसर खुद अब जांच के घेरे में आ चुके हैं। ये जांच एक तरफ उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर है तो दूसरी तरफ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। एक तरफ धर्म को लेकर फर्जीवाड़े के आरोप हैं तो दूसरी तरफ ओहदे का दुरुपयोग कर उगाही करने का सनसनीखेज इल्जाम है। हमारी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। एक व्यक्ति जिसने इस संस्था का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपए की वसूली की, पूरी तरह से नाजायज लोगों को फंसाया। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे कौन कौन है ये बताने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ। उनके अगेंस्ट यस डेफिनेटली एक पूरी यंत्रणा काम कर रही है, पर आई एम श्योर कि हमारी महाराष्ट्र सरकार इतनी समझदार है और इतनी कोऑपरेटिव है कि वो जरूर जीत सच्चाई की ही करेंगे। ये वही संगीन आरोप है जिसकी जांच एनसीबी से लेकर मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि जांच की आंच से बचने के लिए समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी। अदालत से गुजारिश करते हुए कहा था कि जांच में पक्षपात ना हो, लिहाजा इसे सीबीआई को सौंपने का आदेश दें। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए सिर्फ इतनी राहत दी कि गिरफ्तारी से 3 दिन पहले जांच एजेंसी को नोटिस देना होगा। यानी जांच एजेंसी पहले नोटिस देगी, उसके बाद ही समीर वानखेड़े को गिरफ्तार कर सकेगी। वहीं उगाही के इल्जाम से जुड़ा सबसे बड़ा अहम किरदार अब महाराष्ट्र पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। नाम है किरण गोसावी। ये हमारे पास 2018 में एक केस था चीटिंग का, 420 और आईटी एक्ट के हिसाब से एक आदमी को नौकरी लगाने की बात हुई थी, मलेशिया भेजा गया था और उसमें उस आदमी की चीटिंग हुई। उसके बेसिस पर हमारे यहाँ जो केस दाखिल हुआ वो 2019 में चार्जशीट हुआ था और उस टाइम किरण गोसावी को अरेस्ट नहीं किया गया था और फरारी घोषित किया गया था। उसी केस में बाद में कुछ घटनाएं हुई और उसका फोटोग्राफ सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो मालूम चला हमारे यहाँ वो केस पेंडिंग है। तो उस हिसाब से उसके अरेस्ट करने के लिए हमने कई टीम बनाई और टीम बनाने के बाद कई टीम हमारी इधर उधर गई और आज सुबह 3 बजे करीब उसको हम लोगों ने पुणे के एक लॉज से अरेस्ट किया है। ये जब घूम रहा था, भाग रहा था, तो ही वॉज यूजिंग अ नेम ऑफ सचिन पाटिल अलियास। आपको एक एनजीओ स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ करके उसका वो मेंबर बताता है, डायरेक्टर विजिलेंस बताता है कैसा एनजीओ क्या एनजीओ, हमको कुछ नहीं। स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा वो सिपका करके कोई डिटेक्टिव एजेंसीज है, उसका मेंबर बता रहा है अपने आप को। दरअसल किरण गोसावी रेड के दौरान और रेड के बाद एनसीबी की टीम के साथ मौजूद था। आर्यन के साथ किरण गोसावी की सेल्फी वायरल हुई थी, तब से किरण गोसावी अंडरग्राउंड था। इसी दौरान उसके ही बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने आर्यन को छोड़ने के बदले 25 करोड़ की कथित डील का बड़ा खुलासा किया था। और अब आपको दिखाते हैं विवादों के साथ खड़े समीर वानखेड़े की संपत्ति, उनकी पूरी प्रॉपर्टी। जी हाँ, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपनी संपत्ति जो डिक्लेयर की है वो देखिए। मुंबई में समीर वानखेड़े के 4 फ्लैट हैं, जिनमें से 3 फ्लैट अंधेरी इलाके में हैं, 1 फ्लैट गोरेगांव में है। इसके अलावा मुंबई से सटे ठाणे में एक होटल है, जबकि पिता के साथ भी समीर वानखेड़े की कुछ जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं। ऐसी जानकारी अभी तक सामने आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हम एक ब्रेक के लिए अब रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे समीर वानखेड़े की संपत्ति पर बवाल तो आपने देख लिया है। समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अर्जी में अपनी ईमानदारी की दलील पेश की, सर्विस के दौरान किए गए अच्छे कार्यों की पूरी लिस्ट सौंपी। दावा यही किया कि वो बेदाग हैं, उनके चरित्र पर आज तक उंगली नहीं उठी। लेकिन आज वही समीर वानखेड़े एक नहीं बल्कि 10 संगीन आरोप में घिरे हुए हैं। निजी जीवन से लेकर पेशे से संबंधित हर तरफ से घिरे हुए हैं। आज हम वानखेड़े और उनसे जुड़े विवादों की पूरी कुंडली आपको दिखाते हैं। आखिर समीर वानखेड़े की हकीकत क्या है?
हिंदू और मुस्लिम में क्यों फंसा धर्म वाला पेच? अगर हिंदू तो निकाहनामे पर दस्तखत क्यों है? उनका कहना है कि निकाहनामे पर जो उनके दस्तखत थे उन्हें पता नहीं था उर्दू में क्या लिखा था, इसलिए इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में भी लिखा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है। धर्म, बेनामा प्रॉपर्टी और उगाही में घिरा है नाम। I don't have to say anything, please. राजदार गोसावी अंदर, अब किसका नंबर? मुख्यमंत्री के नाम पत्नी की चिट्ठी में क्या है? तथ्यों पर आधारित वानखेड़े पर बड़ी पड़ताल। पूरे फंसे वानखेड़े, नाम बड़े, खेल बड़े। आज एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की पूरी कहानी 8 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है और यही 8 किरदार समीर वानखेड़े का पूरा सच देश के सामने ला सकते हैं। यानी समीर वानखेड़े कितना बता रहे हैं, कितना छिपा रहे हैं, यही लोग तय कर सकते हैं। इनसे मिलाते हैं आपको कि समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर, जिनको लेकर यह पूरा भंवर इस वक्त बना हुआ है। नवाब मलिक उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। नंबर 2 पर मौलाना मुजम्मिल अहमद, निकाह कराने वाले वो काजी, क्योंकि निकाहनामे को लेकर नवाब मलिक ने कई सवाल खड़े कर दिए। नंबर 3 पर डॉक्टर जाहिद कुरैशी, समीर वानखेड़े के पहली बीवी के ये पिता हैं, जिनकी तस्वीर शादी की निकाह की डाली थी नवाब मलिक ने। चौथे नंबर पर नवाब मलिक समीर वानखेड़े के रोल पर उंगली उठा रहे हैं। लगातार हर रोज सुबह उठते हैं, एक न एक ऐसी बात कर देते हैं सोशल मीडिया के जरिए जिससे बवाल मचता है। किरण गोसावी, याद होगा आपको, सेल्फी वाला आदमी, एक सेल्फी ने पूरा बवाल खड़ा कर दिया। वसूली के आरोप में घिरा ये गवाह जो भागता फिरा, अब जाकर पुणे पुलिस ने उसे पकड़ा है। मनीष भानुशाली, आर्यन केस में भूमिका पर सवाल है, कई सारे आरोप है, कई सारे नाम है। सैम डिसूजा का नाम भी आपने सुना होगा, 25 करोड़ की डील में इसका नाम आया कि 25 करोड़ की डील होगी गोसावी के साथ और फिर उसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाना है। ये तमाम आरोप लगाए किसने? प्रभाकर सैल ने। 25 करोड़ की डील का आरोप प्रभाकर सैल ने लगाया, जो कि एड है इसका गोसावी का, और उसी ने ये कहा कि 25 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने थे। तो 8 किरदारों में घूमती कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर बड़ा विवाद है। इस विवाद की सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक द्वारा जारी किया गया समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र और निकाहनामा। दोनों में उनका नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है। मंत्री के आरोप पर वानखेड़े फैमिली की सफाई आई, लेकिन अब पूरे मामले पर 2 ऐसी गवाही सामने आई हैं जो वानखेड़े के धर्म को लेकर चौंकाने वाले तथ्य बताते हैं। आज तक से बातचीत में समीर वानखेड़े की पूर्व पत्नी के पिता जाहिद कुरैशी ने बड़ा दावा किया है। पूर्व पत्नी के पिता का दावा नंबर 1, वानखेड़े फैमिली मुस्लिम है। यह माहौल था, मुस्लिम था। दे आर ऑल मुस्लिम। उनकी फैमिली, उनके और रिलेशन जो भी है मुस्लिम थे, एंड दे हैव कम एंड दे मीट मी एंड एवरीवन से दैट, मतलब यार। पूर्व पत्नी के पिता का दावा नंबर 2, सभी मुस्लिम समझते थे। पहले शादी के 3 साल पहले से बातचीत चल रही थी, तो हमने घर का माहौल देखा कि मुस्लिम ही है, और मरहुमा जाहिदा दाऊद वानखेड़े जो थी वो हमेशा मिलती जुलती थी, वही प्रपोजल लेके आई थी, और माशाल्लाह हम लोग बातचीत करते रहे, मतलब ठीक है हो जाएगा। पूर्व पत्नी के पिता का दावा नंबर 3, मुस्लिम नहीं होते तो निकाह नहीं करता। एंगेजमेंट हुई, उसके एंगेजमेंट के बाद 10 महीने के बाद शादी हुई। अच्छा, 10 महीने के बाद फरवरी में मतलब एंगेजमेंट हुई, और बाद में 10 महीने के बाद शादी हुई दिसंबर में। अच्छा। और उसके पहले भी 3 साल से उनके जो भी जानने वाले थे जाहिदा वानखेड़े के या मेरे जानने वाले, सब उनको मालूम था कि दे आर मुस्लिम। अगर मुस्लिम नहीं होता तो हम शादी ही नहीं करते। पूर्व पत्नी के पिता का दावा नंबर 4, समीर की मां कट्टर मुस्लिम थी। पूरा फॉलो, उनकी माहिदा जो मरहुमा
जायदा दाऊद वानखेड़े थी, वो बहुत ही कट्टर मुस्लिम थी और बहुत ही धर्म को मानने वाली थी। लोगों को हेल्प करती थी, मस्जिदों मदरसों को भी हेल्प करती थी। अल्लाह उनको नेक दे और उनके जन्नत फिरदौस में दर्जा मुकाम पर है। उनके मरने के बाद ही शायद जो भी हो रहा है, नहीं तो उनके पहले बहुत अच्छा था उनके घर में माहौल, दीनी माहौल। पूर्व पत्नी के पिता का दावा नंबर 5, निकाहनामा सबसे बड़ा सबूत। वो लेकिन दाऊद उनका नाम था, जो हमने नाम रखा है जब निकाहनामा भी है उनका दाऊद ही नाम रखा गया है, तो हमें मालूम था मुस्लिम ही है। उनका कहना है कि निकाहनामे पर जो उनके दस्तखत थे उन्हें पता नहीं था उर्दू में क्या लिखा था, इसलिए इंग्लिश में नहीं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि 2006 में समीर वानखेड़े से अपनी बेटी का निकाह करने वाले पिता ने किया है। और तो और निकाह कराने वाले काजी का दावा भी यही है कि समीर वानखेड़े ने बतौर मुस्लिम निकाहनामे पर दस्तखत किए थे। आज जो कुछ भी कहें, लेकिन उस वक्त में समीर मुसलमान थे, शबाना मुसलमान थी। तौर तरीके से शादी हुई, इस सब मुसलमान थे, गवाह भी मुसलमान थे, वकील भी मुसलमान थे और माँ बाप भी मुसलमान थे। वहाँ अगर कोई उसमें ये जाहिर होता कि समीर हिंदू है या शबाना हिंदू है तो काजी निकाह नहीं पढ़ाता और हमारी शरीयत में उसका निकाह नहीं होता। आपने समीर वानखेड़े की पूर्व पत्नी के पिता को सुना, आपने निकाह कराने वाले काजी को सुना, अब आप इन आरोपों पर वानखेड़े फैमिली को भी सुनिए। हिंदू हूँ मैं, कौन से जाति का हूँ, कौन से धर्म का हूँ, मैंने इसलिए तो बताया आपको। हिंदू है तो शादी नहीं होती। हाँ, शादी नहीं हो सकती थी ना। अगर हिंदू बोलते 2 जाति हो, एक हुई तो ही उसका निकाह होता है, अगर अलग रहे तो नहीं होता ना, निकाह कबूल नहीं होता। मतलब मुस्लिम निकाह हो रहा हो, वो जब दोनों पार्टी मुस्लिम हो तो ही निकाह हो सकता है। इसीलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उधर वो रजिस्ट्रेशन किया है। परिवार का दावा है कि समीर वानखेड़े ने धर्म नहीं बदला, जबकि आरोप ये है कि मुस्लिम होते हुए उन्होंने दलित बनकर सरकारी नौकरी पाई। समीर वानखेड़े के पूर्व पत्नी के पिता का दावा तो यहाँ तक है कि समीर वानखेड़े खुद इस्लाम के तौर तरीके के हिसाब से जिंदगी जीते थे, खुद नमाज पढ़ते थे। हाँ, नमाज मतलब जो ईद बकरीद की नमाजें पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, रोजे रखना हो या फिर हाँ रोजा भी रखते थे, नमाज पढ़ते थे, पूरे फॉलो करते थे। सुना है। और पूरी फैमिली में जो मेंबर्स है, बाकी उनकी सिस्टर है, सभी की शादी क्या मुस्लिम तरीके से? आपको कुछ अंदाजा? मुस्लिम मतलब उनकी शादी का मुझे नहीं मालूम, बट दे आर मुस्लिम के हुई है शादी। तो 2 चीजें मैं आपसे, एक तो या आपको उस वक्त जानकारी नहीं थी या आपसे जानकारी छुपाई गई थी, कौन सी चीज आपको लगती है इस वक्त की? जैसे छुपाई नहीं गई उनको, मतलब हमें तो यही मालूम था कि मुस्लिम है। अब आरोप प्रत्यारोप में पूरी कहानी घूम रही है। ये जांच के बाद साफ होगा कि सच क्या है, झूठ क्या। लेकिन मौजूदा हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। 2006 में समीर वानखेड़े का निकाह हुआ। निकाहनामे की बात परिवार कबूल भी रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं साल 2006 में डॉक्टर शबाना कुरैशी, जो कि मुस्लिम धर्म की हैं, उनके साथ पहली शादी समीर वानखेड़े की हुई। उसके बाद साल 2008 में पूरी जिंदगी पर नजर है, सरकारी नौकरी उन्हें IRS की एक दलित हिंदू के तौर पर उन्होंने ली, जिसको लेकर बवाल कर रहे हैं नवाब मलिक। फिर 2016 में तलाक उनका होता है डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ, और उसके बाद सीधा देखिए उन्होंने जो अगली शादी की, जो दूसरी शादी की, वो उन्होंने 2017 में शादी की क्रांति रेडकर से, जो कि एक मराठी एक्ट्रेस है, हिंदू हैं, और उनको आप लगातार इंटरव्यू में भी सुन रहे होंगे। उनकी पूरी जिंदगी एक बार देखिए। समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर विवाद पर कानून के जानकार क्या कहते हैं, आपको वो समझाते हैं। जानकार मानते हैं कि विवाद को देखते हुए समीर वानखेड़े के केस में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। नंबर 1, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से समीर वानखेड़े का धर्म हिंदू है। नंबर 2, आरोप के मुताबिक समीर वानखेड़े का धर्म इस्लाम है। अगर आरोप को सही माने तो 2 तरह की संभावनाएं बन रही हैं। पहला ये कि समीर वानखेड़े ने धर्म बदला होगा। दूसरी संभावना ये है कि समीर वानखेड़े के पिता ने धर्म बदला होगा, या फिर समीर हिंदू हैं लेकिन मां मुस्लिम थी, लिहाजा परवरिश के दौरान इस्लामिक पद्धति का भी ख्याल रखा। हालांकि वानखेड़े परिवार खुद को दलित हिंदू बता रहा है।
वहीं समीर वानखेड़े के मुस्लिम होने के पीछे सबूत के तौर पर उनका निकाहनामा पेश किया गया। कानून की नजर में मुस्लिम कानून के हिसाब से हिंदू की शादी वैध नहीं है, यानी निकाह के लिए दूल्हे और दुल्हन का मुस्लिम होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो कानून की नजर में निकाहनामे की कोई वैधता नहीं है। हिंदू धर्म में अगर आप हैं तो आप मुस्लिम लॉ के अंतर्गत विवाह निकाह नहीं कर सकते जब तक कि आप अपना धर्म परिवर्तन ना कर लें। अब अगर किसी ने अगर धर्म परिवर्तन कर लिया है तो निकाह कर सकता है, लेकिन ऐसा अभी कानून में जैसा कि कोर्ट में जजमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से एक और प्रोविज़न दिया है कि अगर आप केवल स्पेसिफिकली निकाह करने के पर्पज से अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वो भी वैलिड नहीं होगा। तो इस केस में जहाँ तक मेरा व्यू ये है, आप कभी भी अगर हिंदू धर्म में हैं तो आप मुस्लिम धर्म के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकते। यहाँ आपको बता दें कि इस्लामी कानून के हिसाब से निकाहनामा लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसकी शर्तें भी हैं। मान लीजिए समीर वानखेड़े ने बिना धर्म बदले निकाह किया तो ऐसी सूरत में वो सही नहीं माना जाएगा। नहीं कर सकता, एकदम क्लियर है उसमें। जब तक आप मुस्लिम नहीं है तो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत ये पर्सनल लॉ है, आप मुस्लिम धर्म के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकते। अगर सिर्फ निकाह के लिए समीर वानखेड़े ने धर्म बदला लेकिन इसे छिपा कर रखा है तो भी ये गैर कानूनी है। देखिए, अगर निकाह उसने किया है और कन्वर्जन नहीं हुआ है उसका, तो उस निकाहनामा और निकाह की कोई वैधता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसने स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर रजिस्टर्ड हो गया है तो उस केस में स्पेशल मैरिज एक्ट एकदम क्लियरली एप्लीकेबल होगा। निकाहनामा के बेसिस पर या मुस्लिम धर्म के कानून उसमें उसके विवाह के संदर्भ में नहीं है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि समीर वानखेड़े खुद को हिंदू बता रहे हैं। वो IRS अफसर हैं। सरकारी नौकरी ज्वाइन करने से पहले उम्मीदवारों के बैकग्राउंड की पड़ताल होती है। पड़ताल में उम्मीदवार द्वारा किए गए सभी दावों को वेरीफाई किया जाता है। उस वेरिफिकेशन में जाति और धर्म भी शामिल है। ऐसे में आरोप के मुताबिक समीर वानखेड़े ने धर्म बदला तो साबित करना होगा कब बदला। अगर धर्म बदला तो वो कानून के हिसाब से सही है या नहीं, ये साबित करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू होते हुए भी उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर मुस्लिम लड़की से निकाह किया तो ऐसी सूरत में धोखाधड़ी की शिकायत का विकल्प मौजूद है। हालांकि वानखेड़े परिवार का दावा है कि पहली शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तरह रजिस्टर्ड कराया था। कानूनन ऐसा तभी होता है जब एक पक्ष हिंदू हो और दूसरा पक्ष मुस्लिम, यानी कानून की कसौटी पर पूरे मामले को तथ्यों और सबूतों के आधार पर कसा जाएगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। हम इसके साथ समीर वानखेड़े पर जो रिपोर्ट है उसका एक बड़ा हिस्सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और तब हम आपको बताएंगे कि कैसे इनके पिता हिंदू हैं, माँ मुस्लिम थी और धर्म का ये पूरा लफड़ा है क्या, परिवार की कहानी। आपने देखा समीर वानखेड़े के निकाहनामे की पूरी कहानी। अब जरा हम आपको उनके फैमिली की, उनके परिवार की पूरी कहानी बताते हैं कि कौन क्या है। धर्म को लेकर बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। वानखेड़े परिवार की कहानी ये है कि ज्ञानदेव वानखेड़े उनके पिता हैं, हिंदू हैं, जो अभी तक जानकारी है। जाहिदा बेगम बानो जो उनकी माँ थी, जिनके मजार पर वो जाते हैं, वो मुस्लिम धर्म से है। समीर वानखेड़े उनके बेटे, जो बेटा है वो, हम आपको बता दें इनका फैमिली ट्री हम आपको दिखा रहे हैं, माता पिता और अब आपने बेटा देख लिया। जो बेटी है इनकी यास्मिन, अब उनकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। यास्मिन वानखेड़े उनकी बेटी हैं और ये पूरा परिवार है। और आर पार की लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार नवाब मलिक धर्म को लेकर कभी निकाहनामा, कभी बर्थ सर्टिफिकेट, इन सब के जरिए घेर रहे हैं। परिवार की पूरी कहानी देखिए। शिवराया के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये उन्हें मंजूर नहीं होता। एक महिला और उसके परिवार पर निजी हमले, ये कितने निचले स्तर की राजनीति है, ये उनके विचारों से रोजाना हम तक पहुंच रही है। आज वो नहीं है पर आप हैं, उनकी परछाई हम आप में देखते हैं। आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय नहीं होने देंगे, ये पूरा विश्वास है। इसीलिए एक मराठी होने के नाते आज आपकी तरफ अपेक्षा से देख रही हूँ। आप उचित न्याय करें, ऐसी विनती है। आपकी बहन क्रांति रेडकर। इसी के
साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।